companies, basically there are two: private limited companies and the public companies. Okay, firstly let us see the private company. A private company has the following features. अगर ये चीज़ें हैं तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाएगी. फर्स्टली, it is formed with a minimum of 2 members and a maximum of 50 members. प्राइवेट कंपनी अगर शुरू करनी है आपको मिनिमम 2 लोग लगेंगे और मैक्सिमम 50 लोग. इट कैन स्टार्ट बिजनेस ऑपरेशंस राइट फ्रॉम द डे ऑफ रिसीविंग ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. नाउ व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? इट इज द ऑर्डर इशूड for the company to start functioning by the registrar of companies. Like as we have birth certificate, companies have certificate of incorporation. Incorporation का मतलब है to start. Okay? तो जिस दिन ये सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है उसी दिन से the company can start its business operations. Thirdly, it has a minimum paid up capital of rupees 1 lakh or a higher paid up capital as may prescribed by its articles of association. गौर करिएगा शब्द पे प्रिस्क्राइब बाय इट्स आर्टिकल्स. आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. ओके, कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे कंपनी चलती है. डे टू डे अफेयर्स आर कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर रूल्स मैंशनड होते हैं उसके आधार पे. तो अगर आर्टिकल में मैंशनड है एनी अमाउंट, वहाँ तक का कैपिटल आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल होना चाहिए. फोर्थ, इट डज नॉट इशू शेयर्स टू द पब्लिक. प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर्स पब्लिक के लिए इशू नहीं कर सकती. इट यूजेस द शॉर्ट फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड विथ इट्स नेम. देन यू हैव पब्लिक कंपनी. देयर आर फॉलोइंग फीचर्स फॉर पब्लिक कंपनी. फर्स्टली, it is formed with a minimum of 7 members. There is no limit on the maximum number of members. कम से कम 7 लोग चाहिए इसको शुरू करने के लिए, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर है उसकी कोई लिमिट होती ही नहीं है. यू कैन हैव एज मेनी मेंबर्स एज यू वांट, बट मिनिमम शुड बी 7. जबकि प्राइवेट में क्या था? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50. सेकेंड, इट हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख. दिस अमाउंट इज प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम. प्राइवेट कंपनी को शुरू करना है, यू रिक्वायर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख, बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी यू शुड हैव एटलीस्ट 5 lakhs ऑफ कैपिटल. थर्ड, इट शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर. द शेयर होल्डर्स इन अ पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफर देयर शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इजीली. फोर्थ, इट इज़ परमिटेड टू इन्वाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स. यानी पब्लिक लिमिटेड जो कंपनीज है वही कंपनीज शेयर्स खरीदने के लिए लोगों को इनवाइट कर सकती है. देन प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय प्राइवेट कंपनी ओवर अ पब्लिक कंपनी. देखिए, एवरीथिंग हैज़ 2 साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू अ पब्लिक कंपनी. फर्स्टली, लेसर नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड. को मेंबर कम चाहिए. A private company require only 2 members for formation, whereas a public company requires at least 7 members. प्राइवेट कंपनी को अगर शुरू करना है तो कम से कम 2 मेंबर लगेंगे, और पब्लिक कंपनी के लिए आपको कम से कम 7 मेंबर लगेंगे. इसका डिफरेंस है बेसिकली. सेकेंडली, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस ऑपरेशंस राइट फ्रॉम द डे ऑफ रिसीट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. प्राइवेट कंपनी कब शुरू कर सकती है काम अपना? जिस दिन उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया उस दिन उसका काम शुरू. ऑन द अदर हैंड, इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस. यानी प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स ओनली 1 सर्टिफिकेट एंड पब्लिक कंपनी विल रिक्वायर 2 सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन को चल गया टू स्टार्ट. कमेंस का मतलब होता है यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग द बिजनेस. इनकॉर्पोरेशन में क्या है? यू हैव इनॉग्रेटेड द बिल्डिंग एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट. बट कमेंसमेंट इज फ्रॉम द डे यू एक्चुअली स्टार्ट योर बिजनेस, कि आप एक्चुअली प्रोडक्शन अपना शुरू करते हैं या अपना काम शुरू करते हैं. सी,
No restriction on advancing loans to the directors. In a private company, there is no restriction on the amount of loan that can be granted to director and no prior permissions are required to be sought for advancing such loans. प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स को लोन ग्रांट करना, उस पर कोई रुकावट नहीं है और ना ही किसी की परमिशन चाहिए उतना अमाउंट उसको आप लोन पे दे सकते हैं. और उसके सामने a public company has to seek permission from the government before advancing loans to its director. अगर कंपनी डायरेक्टर को लोन देना चाहे अपने डायरेक्टर को तो it has to take permission from the central government. अगर स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट. और प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई रूल होता नहीं. डी, lesser number of directors required for operation. A private company can continue operations with just 2 directors. Whereas a public limited company must have at least 3 directors to continue its operation. So there is a difference between members and directors. Okay. So private company will only require 2 directors. Public company must have at least 3 directors. और members कितने हैं दोनों में? उसमें minimum 2 पर maximum 50 और public में minimum 7 maximum infinite. Then issue of prospectus. Firstly, understand what is a prospectus. Prospectus is a document which contains the details of the company. जैसा आपका स्कूल का पैम्पलेट होता है वैसे वो कंपनी का पैम्पलेट एक तरीके से है. उसके अंदर कंपनी का नाम, एड्रेस, डायरेक्टर्स कौन कौन है, कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहती है, उसका क्या मार्केट प्राइस है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस, जिसके आधार पे शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स उसके शेयर्स खरीदते हैं. सो इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी there is no need to issue a prospectus to general public as they are not invited to subscribe to the share. अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपको प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि आप लोगों को शेयर बेच ही नहीं सकते. ओके. However, it is a necessity in the case of a public company. Then allotment of shares. A private company can allot its shares even though it has not received the minimum subscription. Understand the word minimum subscription. It is the minimum number of amount required that a person has to pay during the time of applying for purchasing of shares. अगर आपको शेयर खरीदना है उस किसी भी कंपनी का तो आप जब अपनी एप्लीकेशन देंगे शेयर खरीदने की, उसके साथ आपको एक चेक देना पड़ेगा. उसके अंदर होगा कि अगर मान लो आपको 100 शेयर खरीदने हैं ऑफ अ सर्टेन वैल्यू से ₹10 पर शेयर उसकी वैल्यू है, तो आपके शेयर की प्राइस होगी कितनी? 1000 रुपीज़. अगर 10 रुपये के आधार पर देखने जाए, अगर आपको 100 शेयर के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू पे 5% फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर. अब 10 रुपीज़ का 5% कितना होता है? कैन एनीवन टेल मी? 10 रुपीज़ का 5% कितना हुआ? That's 50 पैसे. %10 कितना होता है? 1 रुपये. ठीक है. 10 रुपये का 10% हो गया 1 रुपये और 5% हो गया 50 पैसे. सो यू विल हैव टू पे 50 पैसे पर शेयर. That becomes your face value. So during the allotment of share, a private company can allot its share even though it has not received the minimum subscription. अगर किसी व्यक्ति ने उस कंपनी में हिस्सेदारी रखी है और वो अपना पैसा नहीं दे पा रहा है, फिर भी उसको शेयर इशू कर सकते हैं. बट दिस इज नॉट द केस इन पब्लिक कंपनी विच नीड्स टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन बिफोर इट कैन अलॉट इट्स शेयर. पब्लिक कंपनी के केस में क्या है? अगर आपको शेयर चाहिए आपको उसका फेस वैल्यू भी साथ में देना पड़ेगा. बाकी पेमेंट आपको करते रहना है, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे आपको उसको उतना पैसा देना पड़ेगा, 5% ऑफ द फेस वैल्यू पर शेयर. और ऐसा भी नहीं है कि ये रिफंडेबल नहीं है. अगर आपको कंपनी ने उसके आधे शेयर इशू किए या मान लो शेयर इशू ही नहीं किए तो वट एवर द अमाउंट इज लेफ्ट इज रिफंडेड बैक टू द पर्सन. देन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, यानी जो डेटाबेस होता है वो
Keeping an index on the of the number members and employee is not mandatory for a private company, but it is necessary for a case of a public company. Members का एक पूरा इंडेक्स तैयार करना होता है पूरी डिटेल्स के साथ, राइट. एवरी मेंबर और डायरेक्टर उसका अंदर नाम लिखा जाएगा, एम्प्लॉय का नाम लिखा जाएगा और एक बतौर रिकॉर्ड उसको रखा जाता है. तो प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए ये ज़रूरी है. अब ये जो टेबल है ये है डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो अब तक हम देख चुके हैं. सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. तो फॉर्मेशन में देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप इजी फॉर्मेशन, पार्टनरशिप इजी फॉर्मेशन, जॉइंट हिंदू फैमिली भी इजी फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लेंथी एंड डिफिकल्ट, कंपनी लेंथी एंड डिफिकल्ट. We have seen every of this differently, so it would be easy to understand through this chart. आपको पूरा एक क्या कहते हैं कंपेरिजन यहाँ पे मिल जाता है. अगर डिफरेंस भी आ गया लिखने का इनके बारे में, यू कैन डायरेक्टली गो टू दिस चार्ट. सो मेंबर्स की बात करेंगे. सोल प्रोप्राइटर 1, यहाँ पे मिनिमम 2, मैक्सिमम कैन बी 0 फॉर बैंक, 20 फॉर अदर. और जॉइंट हिंदू फैमिली में मिनिमम 2, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिमम 10, मैक्सिमम नॉन लिमिट. और प्राइवेट के केस में 2, पब्लिक के केस में 7, मैक्सिमम फॉर प्राइवेट इज 50 एंड मैक्सिमम फॉर पब्लिक इज नो लिमिट. कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसको शुरू करने के लिए तो वो लिमिटेड रहेगा. इट इज़ ओनली लिमिटेड अप टू द सेविंग ऑफ द पर्सन, सोल प्रोप्राइटर के केस में. पार्टनरशिप के केस में लिमिटेड बट हायर देन द सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. जॉइंट हिंदू फैमिली में इट इज़ ऑल योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. फिर कोऑपरेटिव में लिमिटेड टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स, और कंपनी के केस में इट इज़ लार्ज. देन रेगुलेटिंग एक्ट. टू रेगुलेट सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नो सच एक्ट. फॉर पार्टनरशिप फर्म it is the Indian Partnership Act of 1932, and for HUF, Hindu Undivided Family, it is the Hindu Law and Hindu Succession Act of 1956. For cooperative societies, it is the Cooperative Society Act of 1912 or the State Cooperative Act, and for company it is the Cooperative Companies Act 1956 and 2013. Then liability. We all know what is liability in case the debt arises और वो क्लियर नहीं हो, पर उस केस में क्या होना है. तो लायबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड. पार्टनरशिप में इट इज़ अनलिमिटेड बट जॉइंट, एवरीवन हैज टू पे. HUF में अनलिमिटेड फॉर कर्ता, लिमिटेड फॉर अदर्स. फिर कोऑपरेटिव और कंपनी में इट इज़ लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव डन. नाउ व्हेन इट कम्स टू सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ द फर्म्स, सोल प्रोप्राइटर, owner and business are one. Partnership firm and the owners, there is no separate legal identity, same as the case of sole proprietor. Then you have HUF, no separate identity. It comes to cooperative society and public companies, identity is separate for both of them. Control. Sole proprietorship is managed by the owner, partnership is managed by partners, HUF is managed by Karta, cooperative societies are managed by elected representatives known as the management committee, and the companies are managed by the board of directors. Continuity कब तक चलेगा? तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अनस्टेबल, अगर ओनर मर गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है फिर. सेकेंडली पार्टनरशिप फर्म कंपेरेटिवली स्टेबल है, अगर एक पार्टनर गया तो यू कैन अगेन रिक्रिएट द पार्टनरशिप. Then the Hindu family is stable. Why? It is passed on to the next senior member. Cooperative society is again stable and company is also stable. Then is choice of form of business organization. The question may arise, why this choice is important? इतने सारे फॉर्मेट्स थे ऑर्गेनाइजेशन के. सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, हिंदू यूनिट फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी है. तो यू विल हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट. सो व्हाई दिस चॉइस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड ईच हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं. बिजनेस फैक्टर्स कौन से? नीड ऑफ फंड्स, रिस्क इन्वॉल्व,
amount of profit, and legal obligation any rules have a bearing on the form of business organization chosen. आप जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे ये सारे फैक्टर्स में अफेक्ट करते हैं. आपको देखना है कि इस पर से आपके कौन से मेजॉरिटी आपके पास है. अगर मेजॉरिटी फैक्टर्स आपके पास है या आप इकट्ठा कर सकते हैं या आपको पता है तो यू कैन सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर टाइप. देयर आर डिफरेंसेस इन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हर बिजनेस का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है कि बिजनेस कितना चलेगा लॉन्ग टर्म के लिए वो हर फॉर्म में अलग अलग है. द लास्ट लाइन दैट वी हैव सीन द कंटिन्यूटी, you can see the continuity. The first thing is unstable, comparatively stable, stable and stable. So what you need to make sure is the long term prospect. अगर आपको चाहते हैं आप बिजनेस अपना लॉन्ग टर्म चले, you should have the right form of business organization. What are the factors to be considered while choosing a form of business organization? क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको सिलेक्टिंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइम पे. पहला है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. पहले आप ये तय करिए कि आपका जो बिजनेस एक्टिविटी है वो किस प्रकार का है. सेकंड, डिग्री ऑफ कंट्रोल. आप उसको कंट्रोल कैसे करना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं या आप किसी को उसमें हिस्सेदारी देना चाहते हैं. थर्डली, डिग्री एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल एबिलिटीज़. क्या आपको लगता है आप सारा मैनेज कर पाएंगे, क्या आपको लगता है आपको हेल्प की ज़रूरत है. फोर्थ, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी. क्या आप सारी लायबिलिटी अपने आप बेयर करेंगे या किसी को उसमें हिस्सेदारी देना चाहते हैं. देन इज कॉस्ट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन. जाहिर सी बात है इसको शुरू करने के लिए पैसा लगता है, तो क्या आपके पास वो सारा कॉस्टिंग है और इसको आसानी से फॉर्म कर पाएंगे. यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट ईजीएस्ट वन. देन कंटिन्यूटी आपको ध्यान में रखनी है कि लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा. एंड द कैपिटल कंसिडरेशन, क्या क्या उतना पैसा है इसको रन करने का. लेट अस सी देम इन डिटेल. जस्ट अ मिनट. First is nature of business activity. If the business requires direct personal contact with customers, then sole proprietorship is the best choice. अगर आपके बिजनेस में ज़रूरी है कि you need to directly contact your customer, then you should go for the sole proprietorship. Okay? If the business does not require a direct personal contact, then a partnership or a company should also be chosen. Depends. आपको ज़रूरत कैसी है. Second, degree of control. If direct and a high degree control is required, then sole proprietorship. If sharing or decision making power is acceptable, then partnership or company. The words explain itself कि अगर आप कंट्रोल अपने पास सारा रखना चाहते हैं, डायरेक्ट रखना चाहते हैं, तो sole proprietorship is the best choice. अगर डिसीजन मेकिंग में आप किसी को हिस्सेदारी देना चाहते हैं तो पार्टनरशिप या कंपनी को आप चूज करते हैं. थर्डली, degree and specialization of managerial abilities. If the business operations are large and require specialized and skilled professional, then a company. अगर आपका बिजनेस ऑपरेशन जो है या आपका जो बिजनेस बड़े में फैला हुआ है, बहुत कुछ सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उस केस में you will require specialized people and skilled professionals. You will require chartered accountants, managers, professional, what do you call it, the advocates, everything. Legal for legal people, everything. So in that case, what you may choose is company. If the business operations are not very complex and the scale of operation is also not very large, then sole proprietorship. अगर आपको लगता है आपके कंट्रोल में है तो ठीक है, अगर आपको लगता है मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते you can change your business form. Fourth is extent of liability. If the liability of the owner or the partner is unlimited, then the sole proprietorship and partnership. If you want to keep the liability of member limited, amount of share held, then the company or cooperative society. Cost and ease of formation. A sole proprietorship or partnership firm requires a limited sum of money and is easy to form. तो जो sole proprietorship है या partnership firm है, it will require a limited sum of money. उसको बनाना भी आसान है. A company or corporate society involves the completion of large number of legal formalities, incurring a high cost. जाहिर सी बात है, कुछ बड़ा करना he will require more costing. Then comes continuity. A family business, cooperative society, and company are not affected by situation such as death
और इंसैनिटी ऑफ द ओनर्स। फैमिली बिजनेस हो, कॉर्पोरेट सोसाइटी हो या कंपनी हो, यहाँ पे किसी के मरने से, किसी के पागल होने से या इंसॉल्वेंट होने से बिजनेस को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। A sole proprietorship and partnership are affected by the death of owners. Then is capital consideration. Companies and partnerships find it easy to raise more capital through shares. Sole proprietorships and joint Hindu family businesses have no provision for capital expansion. Now we are looking at the formation of a company. The following sequential stages are involved in the formation of a company. What is the procedure? Let us see. First is promotion, incorporation, subscription of capital, and commencement of business. This is the procedure, or you can say the stages in formation of a company. इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात है प्रमोशन ऑफ द कंपनी, दूसरी बात है incorporation of the company as a separate legal entity. You are establishing the company as a separate legal entity. Thirdly, subscription of capital in the form of shares or debentures. Now debenture is something new. Shares we all know कि when the company requires more capital, it issues shares. They divide the capital into small parts and sell it to raise the capital. But when it comes to debenture, it is similar to issuing of share, but there is a difference between it. That debenture is a type of loan that you are taking from the debenture holders. जैसे शेयर पे आपको डिविडेंड मिलता है, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा. दिस इज अ होल न्यू थिंग. दिस इज अ डिफरेंट लेसन ऑल टुगेदर when you study further. So I'm not going in much detail right now, but I'm telling you the basic difference. Shares is the division of capital required into small numbers or parts, and debenture, it is also to fulfill the requirement of capital, but it is in a form of a loan. Shareholders become the owner of the company. Debenture holder remain the creditor of the company. Shareholders participate in the managerial functions and activities. Debenture holder do not participate. अगर कंपनी बंद होनी है, firstly the debts of debenture holders will be cleared before the shareholders. This is the advantage. But remember one thing, the dividend paid on shares is not fixed. It will depend on the profit of the company. So if, for example, if a company makes high profits, you get high dividends. But when it comes to debenture holders, you get fixed amount of interest. उस पर आपको इंटरेस्ट आपको फिक्स अमाउंट में मिलेगा, से 5% या 10% जो भी उन्होंने डिसाइड किया है वो. फिर कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट क्यों ना करे, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है. शेयर्स डू नॉट हैव अ एज लिमिट. शेयर्स आर इशूड फॉर until the company runs. But remember, there are two types of shares: preference shares and equity shares. Preference shares are issued for a particular time limit, 5 years, 10 years, similarly. Again, they are paid dividend, but at fixed rate. Preference shareholders are not the owners. Okay. The real owners of the company are the equity shareholders. Dividend rate for equity share is not fixed. Equity shareholders enjoy higher authority compared to other types of shareholders. Okay. When it comes to debenture holders, they are the creditors of the company. They do not participate in managerial functions. Okay. And lastly, they are paid interest. So इसमें सबसे बेनिफिशियल कौन है? इक्विटी वाले हैं. सबसे ज़्यादा रिस्की भी कौन है? इक्विटी वाला. अगर नुकसान हुआ तो इक्विटी वाले को कुछ नहीं मिलेगा. सबसे पहले क्लियर होगा डिबेंचर होल्डर्स का, फिर प्रेफरेंस वालों का, और आखिर में अगर कुछ बचा तो इक्विटी वाला. तो इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व हाई रिस्क. ऑलराइट. एंड लास्टली, commencement of business after the completion of formalities mentioned above. Once your formalities are completed, you may commence your business.